शोर नहीं, अनुराग जी शोर नहीं, ये जवाब आने दीजिए। भदौरिया, आपको तर्क देना पड़ेगा, तर्क नहीं देंगे, शोर मचाएंगे तो जनता ऐसे ही वोटों से अनुराग जी यहाँ चिल्लाने से नहीं होगा, अगर कुछ गलत हुआ है तो सही प्लेटफॉर्म पर भी बोलिए। और रही बात कि सिर्फ गुंडा एक्ट की वजह से, मिनी गुंडा एक्ट की वजह से, 10 दिन की वजह से तो आप चुनाव हारे नहीं। आप इससे पहले आजमगढ़ में भी हारे, रामपुर में भी हारे, ठीक है। क्या उस सवाल के जवाब से आपके इलेक्शन के नतीजों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या इलेक्शन के नतीजों पर असर पड़ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलूक नागर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, आती हूँ मनीष जी, आपके पास लौटूंगी, आपको फिर जवाब देना पड़ेगा इसका, लेकिन बाकी के भी हमारे मेहमान हैं, उनको भी शामिल कर लें। समय भदौरिया को दिया, देखिए और मेरे बोलते समय इन्होंने डिस्टर्ब किया, एक अच्छी डिबेट नहीं चलेगी। नहीं, मनीष जी मैं आऊंगी, मनीष जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मलूक नागर प्रवक्ता बीएसपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर जी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मायावती जी का ये ट्वीट आया, समाजवादी पार्टी को मायावती जी ने सीधे सीधे निशाने पर लिया और ये बात रखी कि समाजवादी पार्टी में ये ताकत नहीं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का सीधे सीधे मुकाबला कर सके। इसके क्या मायने निकाले जाएं? अभी तक जो चुप्पी, जो शांति थी, बी टीम होने का बार बार आरोप लग रहा था बीएसपी पर, अब उससे अलग हटकर बीएसपी ने कोई रणनीति तैयार की है? अरे आप तो मेनका जी, आप तो रुको। पहली बात तो ये कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सांसद हूं। मैंने सांसद ही बोला। सांसद हूं, हमेशा पहला नंबर दूसरे नंबर पे मैं रहता हूं। मलूक नागर जी ने सांसद ही बोला, उसको मैं माफी चाहता हूं, करेक्शन कराना चाहता हूं। दूसरा जी, अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो अभी पिछले दिनों आजमगढ़ का जो चुनाव हुआ था, उसमें चर्चा चला दी कि बीएसपी ना लड़ती तो समाजवादी जीत जाती। अभी गोला सीट पे चुनाव हुआ तो रिजल्ट क्या रहे? और आज की तारीख में किसानों के पास खाद नहीं है, पूरे देश में हाहाकार मच रही है। उत्तर प्रदेश में लाइनें लग रही हैं। मैंने भी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखी, उर्वरक मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिखी। किसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा इन चीजों से जाने के अलावा। जो हमारे साथी दूसरी पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं, और ये सच है, हमारा वोट इंटैक्ट रहा 13%, और जिन्होंने पूरा भरपूर गठबंधन को वोट दिया, उनकी समझ में आ गया है कि हमारा वोट यहाँ आ जाता तो बहुत बड़ी मात्रा में हम चुनाव जीत जाते। और जिस जाति के कैंडिडेट को हमारा टिकट मिलेगा, जाति की वोट और दूसरे जो गठबंधन की बेस वोट है वो वोट, और जो हमारा दलित वोट इंटैक्ट है वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो भाजपा को उत्तर प्रदेश में टक्कर देने की स्थिति में हम हैं। ठीक है नागर जी, आपने फॉर्मूला तो तैयार कर लिया। एमपी 2019 में आए थे, ज्यादा बड़ी मात्रा में आएंगे। ठीक है नागर जी, आपने फॉर्मूला तो तैयार कर लिया कि आपका जो वोट है, यानी कि पारंपरिक वोट प्लस मुसलमान अल्पसंख्यक प्लस आप दूसरे दलों से जो असंतुष्ट लोग हैं उन्हें जोड़ लेंगे, सरकार बना लेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले पर काम करने की भी तो जरूरत है, वो काम होता नहीं दिख रहा। सिर्फ ट्विटर से क्या होगा? कैंडिडेट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा एक अलग तरीके का शुरू से रहा है बीएसपी का कि कैडर बंद कमरों में, बंद हॉलों में दिए जाते हैं और प्रॉपर तरीके से रोज सुबह से कार्रवाई होती है। और कुमारी बहन मायावती जी पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जितने भी कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं, उनको सुबह सुबह अपने डायरेक्शंस दे देती हैं, और पूरा दिन 8 दिन का उनको प्रोग्राम मिल जाता है। पूरा दिन वो पूरा काम करते हैं। हम दिखाने में विश्वास नहीं रखते, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। यही बात 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी बीएसपी कह रही थी, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देख लिए। 2012 से लेकर 22 तक का ग्राफ एक बार बता देती हूं। 2012 में जहां पर बीएसपी को 26% वोट मिले थे, तो 2022 तक आते आते ये सिर्फ 13% बच गए हैं। यानी कि नाराजगी बढ़ी है। नाराजगी इसलिए क्योंकि एक्शन नहीं दिखा, और ये नाराजगी जो बढ़ी तो समाजवादी पार्टी भी इतने लोगों को समेट नहीं पाई, वो कहीं और चले गए। ठीक है, आऊंगी आपके पास। प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस आपने प्रश्न कर दिया, आप लौटूंगी बारी बारी से, वक्त बचेगा बारी बारी से सबके पास आऊंगी। प्रियंका गुप्ता जी, जो बीएसपी और एसपी के बीच में जंग देखने को मिल रही है कि बीजेपी क्यों जीत जा रही है, एसपी कह रही है कि बीएसपी की वजह से, बीएसपी कह रही है कि एसपी में ताकत ही नहीं, कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उन पर ज्यादा विपक्ष को फोकस करना चाहिए, ना कि विपक्ष के ऊपर ही फोकस करें।
तो मैं समझती हूँ कि आज अम्बेडकर नगर में कुछ महिलाओं के ऊपर लाठी जो है बड़ी बेरहमी से मारी गई है, तो उन पर भी सवाल और मुद्दे उठने चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर वो दलित महिलाओं को पीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो जो है कुछ अपना दुख जाहिर कर रही थी कि अम्बेडकर जी की फोटो पर काली पोत दी गई, वो वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह, सोशल मीडिया पर तो हर जगह है। इस मुद्दे को आगे उठाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे? मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और मैं यहाँ पर ये दुख व्यक्त कर रही हूँ कि इस तरह का उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही है, पर यहाँ पर उपस्थित किसी भी प्रवक्ता ने इस मुद्दे को उठाया नहीं उठाया, क्योंकि आम जनता के मुद्दों से किसी को सरोकार है नहीं ना। आम जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स यहाँ जीत और हार की हो रही है। जीत के हार के अलावा भी यहाँ पर आम जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए कि अगर वाकई होनी चाहिए, लेकिन जब हम चुनाव में उतरते हैं, तो जीत हार ही इस बात को तय करती है कि कौन से राजनीतिक दल को सत्ता दी जाए। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी के पास आती हूँ। आवाज क्यों नहीं उठाती है मायावती जी? अगर आप राजनीति करने बैठे हैं, निकले हैं, तो आम जनता की बात उठाइए। सभी को उठाना चाहिए, सभी को उन मुद्दों को उठाना चाहिए जो मुद्दे जनता को छुए। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी आपके पास आती हूँ। आपने सबकी बात सुन ली। जब बात जीत हार वाली राजनीति की होती है, एक तरफ बीजेपी है जो जीत के अभियान को बरकरार रखे हुए है, और ये सिर्फ यूं ही नहीं है, हम देख रहे हैं कि कितनी मेहनत की जा रही है। सभी राजनीतिक दल दावे यही करते हैं कि वो सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जीत हार के वक्त सभी गणित बिठाया जाता है। ठीक है, इस गणित में जो आगे बढ़ा वो जीत गया। तो क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी में कहीं कोई कमी है जो वो नहीं जीत पा रहे? इसके पीछे एक तथ्य भी रख दूं, 2012 में सिर्फ 29% वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को, और वो उन्होंने सत्ता बनाई, सरकार में आए, लेकिन 2022 में 32% वोट लेकर भी वो सत्ता से बाहर है। तो क्या स्ट्रैटेजी में कहीं कमी है और इसका आरोप दूसरी जगहों पर मढ़ा जा रहा है? देखिए मेनका जी, निश्चित रूप से जो आपने कही इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज जो राजनीति का डिस्कोर्स, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की संस्कृति चेंज कर दी, लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी वो जो पुरानी घिसी पटी राजनीति थी, जात की, धर्म की, मजहब की, बांट की, बंटवारे की, उसी राजनीति को पकड़ करके बैठे हुए हैं। बात जब पत्थरबाजी की होती है, जब पत्थरबाजी होती है, उनके समर्थन में आ जाते हैं, कभी अतीक के समर्थन में आ जाते हैं, कभी मुख्तार के समर्थन में बात करना चालू कर देते हैं। अभी वो जनता का मूड भांपने में असफल है, लेकिन अपने जो हार की और अपनी जो विफलता के बारे में वो नहीं सोचते, वो दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते कि जी मेरे को जुकाम इसलिए लग गई क्योंकि कश्मीर के अंदर बर्फ गिर गई। अरे भाई, कश्मीर में बर्फ गिर गई, तू उत्तर प्रदेश के अंदर बैठा हुआ है, तेरे को यहाँ पे 1400 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर तेरे को जुकाम कैसे लग गई? अगर वहां पे बर्फ गिरने से तेरे को जुकाम लगी तो कश्मीर वालों को तो फिर मर जाना चाहिए था। लेकिन वो इस चीज को समझते नहीं है, और पता नहीं इनको ट्रेनिंग कौन देता है। जितने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, केवल बोलने वालों के ऊपर डिबेट को डिरेल करने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि यहाँ पे तथ्यपरक बात करने के लिए। और मेनका जी, सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हर एक चुनाव के बाद में किसी ना किसी चीज के ऊपर दोषारोपण कर देना, कभी ईवीएम के ऊपर, कभी चुनाव आयोग के ऊपर, कभी प्रशासन के ऊपर, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्या अब यहाँ पे जो विदेशी संस्थाएं आकर के चुनाव करवाएंगी क्या? ठीक है निरंजन जी, और यही वजह कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी मांगा है, नोटिस दिया है, 10 नवंबर तक का वक्त है। अनुराग भदौरिया जी, जवाब तैयार हो गया? इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब मांगा है, हिट एंड रन पॉलिसी कि आरोप लगाओ भाग जाओ, हार के लिए इसको जिम्मेदार ठहराओ भाग जाओ, अब वो नहीं चलेगी। तैयार हो गया जवाब? 10 तारीख को जवाब मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। दूसरा, एक राजनीतिक विशेषज्ञ तो लगता ही नहीं कि हिंदुस्तानी है। तेरे को कौन है ये बदतमीज आदमी है जिसे भाषा का ज्ञान नहीं है? तेरे को क्या होता है? अनुराग जी, दूसरों को सर्टिफिकेट देना तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल इस तरह का शब्द सुन लीजिए ना। देखिए, तेरे को, ये हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं है। तो ये कोई बदतमीज आदमी हिंदुस्तानी संस्कृति आपसे सीखनी पड़ेगी क्या होता है हिंदुस्तान को। ठीक है, पर्सनल नहीं होते हैं अनुराग जी, पर्सनल नहीं होते हैं। आप डेल करते हैं, जब भी किसी दूसरे का समय होता है आप बात को उसके समय को आप खराब करते हैं। निरंजन जी, पर्सनल नहीं होते, पर्सनल नहीं, एक दूसरे पर निजी कमेंट नहीं। अनुराग भदौरिया, निजी कमेंट नहीं। ये आप बोलचाल की भाषा के अंदर जब एक मुहावरा बोला जाता है, आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है, निरंजन पोद्दार जी
अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, एक दूसरे पर निजी आरोप न लगाएं। घूमते रहिए, कौन आपको कह रहा है? संस्कार का ज्ञान नहीं है, तू तेरा तेरे को। अनुराग जी आप बाहर क्लास चला लीजिएगा, आप बाहर क्लास चला लीजिएगा, नैतिकता, परंपरा, संस्कृति सब पढ़ा लीजिएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, सवाल सुन लीजिए। आपको खराब करने की संस्कृति आपने सीखी। ठीक है, निरंजन जी की भी आवाज कम कीजिए, निरंजन जी की भी आवाज कम कीजिए। अनुराग जी, क्या सेटिंग करके आते हो क्या डिबेट में? बोलने का तरीका नहीं, तू तेरा तेरे। अनुराग जी की भी आवाज नीचे कीजिए, यहाँ सवाल कुछ और चल रहा। मनीष जी बोलिए। जी देखिए मेनका जी, एक तो कम से कम न्यूज 18 यूपी को ये चाहिए कि आपके चैनल पे कोई गुंडागर्दी न कर पाए हरा कुर्ता पहन के। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, जैसे उन्होंने मुझे डिरेल किया। फिर एक आपके प्रतिनिधि के खिलाफ किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है, उनको लगता है कोई एक्शन आप लोग को भी लेना चाहिए कि डिबेट की मर्यादा बनी रहे। और अखिलेश यादव जी पूरे इस चुनाव का एक ही निहितार्थ है कि जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके राजनीति करने लोग निकले हैं या पिताजी की विरासत पे राजनीति करने निकले हैं, ऐसे लोगों को जनता ने ठुकरा दिया है। ये लोग ऐसी कमरों में बैठ के ट्विटर की चिड़िया तो उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत सकते। और जो उनके पार्टी के प्रवक्तागण जिस तरह का बिहेव करते हैं, शोर मचाते हैं, और उनको लगता है कि चैनल में शोर मचाकर वो जनता से वोट ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। भदौरिया जी भी जान ले, अखिलेश जी भी जान ले, इसका भी अच्छा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, वक्त नहीं रह गया। मनीष जी, अनुराग भदौरिया जी, आखिरी सवाल आपसे है, उम्मीद है कि बिना इधर उधर की बात के आप जवाब दे। मैनपुरी आपकी सीट है, ये वक्त बहुत कम है। मैनपुरी आपकी सीट है ये, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सवाल उठाया जा रहा है कि मैनपुरी में भी साख बचेगी कि नहीं। देखिए, आपने पहले ही बोल दिया कि 29% वोट हमको लास्ट इलेक्शन में मिला था। 2019 को आप समय दे रही हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो डिरेल कर रहे हैं, इसकी मतलब मेरा वोट परसेंट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजी में कमी दिख रही है ना, वोट परसेंट बढ़ रहा है ना। आप भी मान रहे हैं इस बात को कि समाजवादी पार्टी लगातार 22 से 29, 29 से 32% पे आ गई, तो हम स्ट्रैटेजी में कमी है, परसेंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये तय मानिए कि जब तक 24 आएगा, 27 आएगा, यही 32, जिस तरह सब 10% बढ़ रहे हैं, तो ये 50% में पहुंचेगा। अनुराग जी, यही तो सवाल है कि स्ट्रैटेजी में कहीं कोई कमी लग रही है कि 29% में भी आप सरकार बना जाते हैं और 32% में भी सत्ता से बाहर रह जाते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी की कमी ट्विटर पर या दूसरों को आरोप लगाकर तो पूरी नहीं होगी, वो आप सभी को मंथन करना होगा। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते। हमने क्या बोला? हम जनता की चिंता करते हैं। आरोप आप अपने आप से लगा रही हैं, हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया। हमने कहा जनता की समस्या के लिए बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, इसलिए समाजवादी बोलते हैं। समाजवादियों का काम बोलता है। ठीक है, उम्मीद है कि आगे भी काम बोलेगा, उम्मीद है कि आगे भी काम बोलेगा, समस्या का समाधान करते हैं। चलिए, माफ कीजिएगा, वक्त बहुत कम है, इसलिए आप सभी को रोक रही हूँ। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। वक्त बहुत कम, इसलिए डिबेट यहीं पर खत्म करते हैं।